हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे जो आपका क्लास 10 साइंस है, जो 2023 बोर्ड एग्जाम में बच्चे पेपर देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, जो 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, और वो प्रश्न देखेंगे जो हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। ठीक है, टारगेट 95% है। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहला प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो, जो है आपका जब लोहे की कील, ठीक है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है। ठीक है, जो लोहे की कील है उसे कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ठीक है, जो विलयन है उसका रंग क्यों बदल जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको आंसर समझा देता हूं, फिर मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया के साथ समझा दूंगा। ठीक है, देखो लोहा जो होता है कॉपर, ठीक है, लोहा जो होता है वो क्या होता है, कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील या क्रियाशील तत्व है। ठीक है, जो लोहा होता है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है, ध्यान रखना, अभी मैं आपको समझाता हूं। एंड इसलिए यह जो होता है कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और अभिक्रिया का समीकरण निम्नवत है। ठीक है, देखो जो लोहा होगा वो कॉपर को विस्थापित कर देगा, जैसे मैं आपको अभी रिएक्शन के साथ समझा देता हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, मैं आप लोगों को समझाता हूं खाली पेज में। देखो सबसे पहले जो लोहा होता है, लोहा का फॉर्मूला Fe, ठीक है, यहां समझो, ठीक है, Fe, ठीक है, Fe क्या करता है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में इसे डुबाया जाता है, CuSO4, कॉपर सल्फेट के विलयन में इसको डुबाया गया तो क्या बना देता है जानते हो, यहां आपका ये जो होते हैं ना, ये Fe जो है वो Cu को विस्थापित कर देता है। ठीक है, यानी कि यहां FeSO4 बन जाता है, फेरस सल्फेट बन जाता है, FeSO4 और Cu को बाहर कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है? अगर आपने जो विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ा है, देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या है, देखो ध्यान से समझना, यहां आपका मान लो यहां हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे जितने भी आपके तत्व हैं वो हाइड्रोजन को नहीं विस्थापित कर पाएंगे, और जितने भी हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, यहां आप समझ लो ये जो है Fe जो है वो अमीर है, क्या है, अमीर है, और Cu क्या है, गरीब है। ठीक है, तो अमीर जो है वो गरीब को आसानी से विस्थापित कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है वो Fe जो है Cu को विस्थापित कर दिया और उसका स्थान ग्रहण कर लिया, और FeSO4 बन गया और Cu को बाहर कर दिया। ठीक है, समझ में आया, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। एंड ये है हमारा पहला प्रश्न। तो आप लोग यहां जो है ना, यहां आप लोग यहां क्या करना, ये आप लोग समीकरण लिख देना। ठीक है, यहां आप लोग समीकरण ये लिख देना जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है वो समीकरण यहां लिख देना। ये हमारा पहला प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर तैयार कर लेना है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन समझो स्टूडेंट, दूसरे नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो कि है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, दो उदाहरण द्वारा समझाइए। मैं आपको एक उदाहरण बता दूंगा जो बहुत ज्यादा आसान है, उसी के अकॉर्डिंग आप कई सारा उदाहरण बना सकते हो। ठीक है, सबसे पहले उदासीनीकरण अभिक्रिया का क्या मतलब है, उदासीन होना। मान लो आपका प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है, ये दोनों मिलकर उदासीन कर दिए। ठीक है, अब इसको कैसे समझोगे, ध्यान से समझो। जैसे जो अम्ल होता है, अम्ल एवं क्षार, जो अम्ल एवं क्षारक जो हैं कि अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है। जब अम्ल जो है और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल मिलता है, क्या मिलता है, लवण तथा जल मिलता है, तथा इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे लवण का भी निर्माण हो जाता है और इसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान से समझ लो एग्जाम्पल। देखो जैसे हम लेते हैं पहले अम्ल, अम्ल क्या है, यहां मैं आप लोगों को एग्जाम्पल समझा देता हूं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में जैसे मैं ले लिया HCl, HCl क्या है, अम्ल है। ठीक है, और इसका आप लोग क्षार यानी कि NaOH के साथ अभिक्रिया करा दो, तो अम्ल जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा। लवण जो है वहां Na एक के साथ Na जुड़ जाएगा और Cl साथ में जुड़ जाएगा, तो NaCl जो है वो लवण है या नमक है, और प्लस H2O आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां मैं नाम भी लिख देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो। देखो ये हमारा HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, और ये हमारा क्षार है, ये हमारा लवण है, ये हमारा जल है।
ठीक है, ये हमारा हो गया कि जब अम्ल के साथ क्षार अभिक्रिया करेगा तो लवण तथा जल बनाएगा, लवण और जल बन गया। तो इसी को तो हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ज्यादा आसान है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपका लघु उत्तरीय में, ठीक है, लिखा हुआ है अयस्क। जो अयस्क है, ठीक है, ध्यान से समझना, अयस्क हुआ खनिज को परिभाषित कीजिए, अथवा जो तथा आपको एक्स तथा खनिज में एक एक अंतर लिखिए, ठीक है, में क्या अंतर है, अथवा आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है अयस्क व खनिज को स्पष्ट कीजिए, अथवा इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है उदाहरण देते हुए खनिज तथा अयस्क को स्पष्ट कीजिए और खनिज तथा अयस्क को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो खनिज तथा अयस्क को परिभाषित करना, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा खनिज के बारे में। ठीक है, खनिज यानी कि मिनरल्स। देखो मिनरल्स क्या होते हैं, यानी कि खनिज क्या होते हैं, ये सबसे पहले समझ लो। देखो प्रकृति में जो पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जो हैं, ठीक है, जिस रूप में पाया जाता है, जो धातुएं हैं और उनके जो यौगिक हैं, ठीक है, वो जिस रूप में पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। मतलब जो आपका धातु है और उनके यौगिक जिस रूप में पाया जाएगा उनको हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, एंड जैसे आपका लोहा है, कोयला है, ये आपका खनिज है, लोहा है, कोयला है, ये आपका खनिज है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब आप लोगों का अयस्क है। ठीक है, अयस्क जो है, देखो अयस्क आप लोगों का यहाँ परिभाषा थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा अलग टाइप का लिखा है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो आप लोगों का जिस खनिज से, ठीक है, जिस खनिज से सरलता तथा कम व्यय में, कम व्यय का मतलब है कम खर्चे में, ठीक है, जो आप लोगों का धातुएं प्राप्त होती हैं, ठीक है, कम व्यय या कम खर्चे में जो धातुएं प्राप्त होती हैं उन्हें धातु का अयस्क कहते हैं। ये बहुत आसान सा मैंने आपको बता दिया, तो ये आप लोग याद रखना। ठीक है, और इसमें आप लोगों का जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियस आप लोगों का इसमें एग्जांपल है। मैं आप लोगों को छोटा सा अंतर बता देता हूं, खनिज तथा आप लोगों का अयस्क में अंतर। सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, लेकिन परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। लेकिन जो आप लोगों का सभी, जो मतलब आप लोगों का सभी खनिज जो हैं वो अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अयस्क तथा खनिज का, आप लोगों का खनिज तथा अयस्क की परिभाषा हो गया। ठीक है, नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है समजातीय श्रेणी क्या है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, लिखा हुआ है समजातीय श्रेणी का उदाहरण के साथ समझाइए, अथवा आपका समजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, या फिर समजातीय श्रेणी एवं इनके उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। समजातीय का मतलब होता है समान जाति। ठीक है, और सामान का मतलब जैसे आपका क्रियात्मक समूह है या फिर आपका कोई समूह है, ठीक है, क्रियात्मक समूह है या फिर आपका कोई सामान्य सूत्र है। सामान्य सूत्र का मतलब जैसे आपका एल्केन है तो सारे एल्केन के ही हों, एल्कीन है तो सारा एल्कीन के हों। अगर आप लोगों का समूह है, मान लो अल्कोहल समूह है या फिर कार्बोक्सिलिक समूह है, एल्डिहाइड समूह है, तो सारे एक ही समूह के हों, तो वो आपका समान या समजातीय श्रेणी कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको परिभाषा बता देता हूं बहुत ज्यादा आसान से। देखो कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, चाहे उसका सामान्य सूत्र हो और चाहे उसका क्रियात्मक समूह एक जैसा हो। ठीक है, चाहे आपका क्रियात्मक समूह हो या समान सूत्र हो, एक जैसा हो, तो वो हमारा क्या होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी। ठीक है, समजातीय श्रेणी कहते हैं, तथा उनके सदस्यों को समजात गण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समजात गण। ठीक है, उनके सदस्यों को समजात गण कहा जाता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ CH4 है, मेथेन है, ठीक है, ये आपका एल्केन समूह का है। मान लो मैं एथेन का एग्जाम्पल लिख दूं, एथेन यानी कि C2H6। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्या समजातीय है, हाँ समजातीय है। क्यों, क्योंकि एक ही समूह के हैं। कौन समूह, एल्केन समूह के। ठीक है, एल्केन समूह के हैं, तो ये हमारा समजातीय होगा। ठीक है, अब देखो यहां ध्यान से समझो कि जैसे मैंने लिखा है एग्जांपल कि मेथेनॉल का फार्मूला होता है, यहां देख लो CH3OH। ठीक है, ये मेथेनॉल है। या मेथेनॉल देखो, फिर एथेनॉल लिख दिया, इसमें 2 कार्बन है, CH3 CH2OH। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेना, CH3 CH2OH, ये हमारा एथेनॉल है। एंड फिर आप लोगों का
प्रोपेनॉल, ये सारे आपके समजातीय श्रेणी के एग्जाम्पल हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके जो मतलब सामान्य सूत्र हैं वो समान है। समान का मतलब है इनके सामान्य सूत्र बिल्कुल एक जैसे हैं, सारे OH समूह के हैं, सारे OH समूह के हैं, तो वो हमारा एक समजातीय श्रेणी होगा। अब आपको थोड़ा सा मैं लक्षण समझा देता हूं, ध्यान से समझना। लक्षण देखो, समजातीय श्रेणी के सदस्यों का निम्नलिखित लक्षण है। लक्षण समझ लो। पहला, सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें जितने भी सदस्य हैं उनको हम एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरा, बी, सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। अगर वे समजातीय श्रेणी के एग्जाम्पल हैं तो फिर उनका क्या होगा? एक ही क्रियात्मक समूह, एक जैसा क्रियात्मक समूह होगा। सी है, प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। यहां बच्चे डिसमिस हो जाते हैं कि कैसे CH2 का अंतर होता है। समझो, जैसे मैंने लिया था मेथेन CH4 और एथेन C2H6, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? एक C यहां है, 2 C यहां है, तो एक C ज्यादा हो गया। यहां 4H है, यहां 2, यहां 6 है, तो यहां CH2 इसमें ज्यादा है, तो ये CH2 का अंतर हो गया, ठीक है। तो यही तो है हमारा समजातीय श्रेणी, ठीक है। लास्ट देखो यहां एक, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में जो आप लोगों का 14U का अंतर होता है। एंड यहां किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों का मतलब हम लोग गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। मतलब एक सदस्य का अगर गुणधर्म पता चल जाए तो उससे हम लोग सभी सदस्यों का गुणधर्म पता लगा सकते हैं, ठीक है। यह ध्यान रखना ये, ठीक है। मान लो एक ही सदस्य के, मान लो सभी, अगर समजातीय श्रेणी का एग्जांपल दिया जाए तो एक आपका एल्कोहल समूह का है तो दूसरा भी एल्कोहल समूह का होगा। अगर एक एल्केन समूह का है तो दूसरा भी एल्केन समूह का होगा। तो ऐसे आपको एल्केन का जितना भी आपका गुण है वो पहले और दूसरे दोनों में अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों का समजातीय श्रेणी है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देख सकते हो यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बायोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए तथा बताइए कि ये क्या कार्य करते हैं, ठीक है। अथवा ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और किसका पाचन करता है? ये किसका पाचन करता है? देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NCERT का एक बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना उत्तर। देखो ये जो आप लोगों का होता है ना, ये ध्यान से समझना, यहां लार में जो है एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? एमिलेज एंजाइम, ठीक है। एमिलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को किसमें? ग्लूकोज में और आपका जो माल्टोज में तोड़ देता है। जो आप लोगों का ग्लूकोज है माल्टोज है, ठीक है, उसमें तोड़ देता है। और मानव तथा कुछ अन्य स्तनपोषियों के लार में एमिलेज, क्या? एमिलेज एंजाइम जो होता है ना, एमिलेज पाया जाता है जो पाचन में सहायक होता है। और पौधों में कुछ बैक्टीरिया, जो आप लोगों का बैक्टीरिया इस एंजाइम को पैदा करते हैं। पौधों में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इस एंजाइम को पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लो कि लार में जो होता है एमिलेज एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, और जो स्टार्च को ग्लूकोज और जो आप लोगों का माल्टोज में तोड़ देता है, ठीक है। एंड जो आप लोगों का मानव है, मानव तथा आप लोगों का कुछ अन्य स्तनपोषियों, जो आप लोगों का स्तनपोषियों में एमिलेज पाया जाता है जो पाचन में सहायक होता है। और पौधों में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो इस एंजाइम को पैदा करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो और आगे का क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ठीक है। देखो मैं जो हूं ना, मैं कोई बहुत बड़े परिवार से बिलोंग नहीं करता हूं, मैं भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, ठीक है। और हम मतलब ऐसा है ना कि मतलब 3 भाई हैं, ठीक है, और तीनों भाई एक ही साइकिल पर स्कूल जाते थे, ठीक है। स्कूल जाते थे और फिर स्कूल से आते थे, तो वो भी लाइफ काफी अच्छी थी। लेकिन फिर भी क्या होता था कि मतलब ऐसा था कि मतलब पढ़ाई करना पड़ता था, अच्छे से पढ़ाई करना था, ठीक है। पढ़ाई में मन लगाना पड़ता था, अच्छे से पढ़ाई करना पड़ता था, अपनी मजबूरी को समझना पड़ता था, ठीक है। और एक बात याद रखना, जो मतलब गरीब लोग होते हैं उन्हीं का बेटा ही आगे चलकर बड़ा पोस्ट पर जाता है। देखो अमीर लोग तो ऑलरेडी अमीर हैं, उनको उनके बेटे को पढ़ने की क्या जरूरत, उनके लिए पैसों की क्या जरूरत, उनके पास तो ऑलरेडी बहुत सारे पैसे हैं। तो आप लोग मेहनत करो, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करो, मेहनत करो, ठीक है। आप अपने माता पिता के चेहरों को देखो और उनको देखकर मोटिवेट हो, मेहनत करो। वो कहां से पैसे लाते हैं, कैसे कमाते हैं, वो उनके दिल से पूछो, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करो और पढ़ाई करो। जैसे मैं भी छोटा था तो मैं भी मतलब पढ़ाई अच्छे से करता था, मेहनत करता था, लेकिन फिर भी आज वो लेवल पर हूं कि काफी अच्छी अर्निंग भी होती है और हमारे परिवार खुश भी रहते हैं। तो ऐसा करो कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करो, उनके भी कुछ सपने हैं तुम्हारे प्रति, ठीक है, तो उसको देखो। एंड यहां मैं आप लोगों को अब बताता हूं अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो
अगला क्वेश्चन आप लोगों का है यहां लिखा हुआ है सामान्य नेत्र जो होता है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते। ठीक है, मतलब जो सामान्य नेत्र होता है 25 सेंटीमीटर से निकट वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते। क्यों? देखो जो सामान्य नेत्र होता है 25 सेंटीमीटर से निकट, जो आप लोगों का निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाती, क्योंकि 25 सेंटीमीटर जो होता है निकट रखी वस्तुओं से आसानी से, ठीक है, मतलब आने वाली जो प्रकाश की किरणें नेत्र की रेटिना पर उचित प्रकार से फोकसित या फिर फोकस नहीं कर पाती हैं, नहीं कर पाती, जिस कारण वस्तु का धुंधला प्रतिबिंब बनता है और वह सुस्पष्ट नहीं दिखाई देता। देखो जो 25 सेंटीमीटर है ना, 25 सेंटीमीटर ये आपका निकट दूरी है। इनफाइनाइट जो है वो आपका स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु है। ठीक है, तो मतलब अगर 25 सेंटीमीटर जो है 25 सेंटीमीटर से आगे आप रख दोगे, मतलब 25 सेंटीमीटर से कम, तो फिर उसको आंख जो है स्वस्थ आंख वो स्पष्ट नहीं देख पाएगा। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, यहां लिखा हुआ है वायु के सापेक्ष, ठीक है, ध्यान से समझना, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांति कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखो अपवर्तनांक बहुत ज्यादा आसान है, कैसे ज्ञात करना है, मैंने यहां थोड़ा सा फार्मूला भी लिख दिया कि वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक 1/sin c, ये क्रांति कोण है 1/sin c होता है। अब आपको भैया डिग्री तो दे ही रखा है 45 डिग्री, 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है किसी स्टूडेंट को पता है? सारे स्टूडेंट को पता है, सारे स्टूडेंट हमारे जीनियस हैं। ठीक है, तो यहां क्या करना है, कुछ नहीं, वहां 1/sin 45 डिग्री रख दो, ये हमें क्रांति कोण दे रखा है ना, तो साइन 45 डिग्री आपने रख दिया, तो ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है 45 डिग्री की वो 1/√2 होता है, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा और इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी √2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी आसान है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख लो बोर्ड एग्जाम में रिकॉर्ड तोड़ चुका है आने का। ठीक है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अब आप लोग देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, और इस बल के लिए आवश्यक सूत्र लिखिए। आवश्यक सूत्र भी लिखना है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है ये भी बताना है। तो देखो बहुत ज्यादा आसान है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल कण के आवेश के परिणाम के, चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम, जो चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम है, और आवेश के परिणाम। ठीक है, और कण के वेग, जो कण के वेग व इसकी गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच पर निर्भर करता है। इनके बीच एक संबंध है, अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे यदि किसी जो आप लोगों का गतिशील आवेशित कण का आवेश क्या है, ये आप लोगों का क्यू है। ठीक है, ये ध्यान रखना, आवेश आप लोग क्यों कर देना इसको, क्यों। ठीक है, और वेग, जो आप लोगों का वेग तथा आप लोगों का यह वी है, वेग आप लोगों का वी है, और ये आप लोगों का वी जो है, ठीक है, ये आप लोगों का क्यों है, आवेश, और वी आप लोगों का क्या है, वी आप लोगों का चुंबकीय क्षेत्र है। ध्यान रखना, वी आप लोगों का चुंबकीय क्षेत्र और थीटा आप लोगों का कोण है। तो आप लोगों का दिए गए तब इस पर लगने वाला बल F बराबर क्यों वी साइन थीटा, F बराबर क्यों वी साइन थीटा। F क्या है, बल है, ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं अगर कोई गलती हो। F बराबर आपका बल है, ठीक है, और V क्या है, आप लोगों का चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। क्यों क्या है, आवेश है, और यूं क्या है आप लोगों का यहां वेग है। ठीक है, वेग। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग ये करना कि जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है, ठीक है, जितना क्वेश्चन मैंने बताया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप लोग, मैंने जितना क्वेश्चन बताया है, जितना क्वेश्चन मैंने बता दिया, उन सबको नोट करके और अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे। तो ये 9 क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को इन सबको याद कर लेना है। जो 10 नंबर हमने ये बताया कि आप लोग इसको याद करो अच्छे से, नोट बनाकर, ठीक है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सको। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, अगर चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल तैयार ही कर लेना है। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।